अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि जो दो ग्रुप्स बन चुके हैं दोनों को मुलाकात के लिए तलब कर लिया है। कोशिश करेंगे कि जो भी इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और इन दो ग्रुपों के अंदर जो भी इख्तलाफात है उनका हल निकाला जा सके। पीटीआई की पुरानी और नई क़यादत के दरमियान लफ्ज़ी जंग जो जारी है उस पर भी बात होगी। फवाद चौधरी कुछ कह रहे हैं, रऊफ हसन कुछ फरमा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर के बयानात भी सामने आ रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है, इन सब पर बात होगी। माली साल 2024-25 का जो बजट है वो इस वक्त हदफ तनकीद है क्योंकि कई सारे टैक्सेस उसमें लगाए जा चुके हैं जिस पर बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कुछ रिजर्वेशन सामने आ रही हैं और एहतजाज का भी कहा जा रहा है। ये मामला किस तरफ जाएगा, तफसीली तौर पर इस पर भी बात करेंगे। बात हम गजा पर अमरीकी पॉलिसी पर भी करेंगे जिस पर एक मुश्तरका रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट दी गई है बाइडन इंतजामिया से मुस्ताफी होने वाले जो अहदेदारान थे उनका क्या कहना है, अमरीकी पॉलिसी गजा पर किस तरह की थी। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज सलीम बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कहाँ जाते देख रहे हैं आप सूरत हाल? बानी पीटीआई की तरफ से ये चले, ये बात तो तस्लीम हो गई कि ग्रुप्स बने हुए हैं और अब उन दो ग्रुपों को बुला भी लिया मुलाकात के लिए, नाम नहीं बताए। देखिए, वो मेरे ख्याल से हमने चूंकि अपने पिछले दो प्रोग्रामों में भी इस पार्टी के अंदर जो तसाद है इसके ऊपर बात की थी। आज जरा पिक्चर हमारे सामने थोड़ी सी और वाज़ेह है, इसलिए हम अपने नाज़रीन के साथ भी और जो पीटीआई के लोग जिनको बेचैनी है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है उनके लिए भी कोशिश करते हैं कि एक सही मंजरनामा उनके सामने पेश किया जा सके। देखिए, पहली बात यह है कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पीटीआई इमरान खान के जेल में रहने की वजह से परेशान है, ठीक है जी। और प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को बाहर लेके आया जाए। ख़ास तौर पर जब उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था तो आपको याद होगा उनकी धुनाई हुई थी ठीक ठाक, मरकज़ ने जो उनका घेराव किया था और मुतालबा किया था जिसके रद्द अमल के तौर पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था एज पार्टी सेक्रेटरी जनरल। लेकिन असल वजह ये नहीं है। असल वजह यह है कि उनको नेशनल असम्बली के अंदर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओहदा जो है हस्बे इक़्तिदार के कायदे हस्बे इक़्तिदार और कायदे हस्बे इख्तलाफ कह लें या मुखालिफ कह लें, तो वो ओहदा उन्होंने हासिल कर लिया। लिहाजा उन्होंने कहा कि अब मुझे इससे चिमटे रहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इसकी वजह से मुझे यानी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, मेरे ऊपर रिएक्शन भी आ रहा है जी। तो वो उन्होंने कहा कि ये तो मैं अपने गले से उतारूँ, मैं अब महफूज बैठ गया हूँ कौमी असम्बली की छत के नीचे। देखिए, दो नहीं है, तीन धड़े हैं पीटीआई में, आज हम उसकी निशानदेही करते हैं। एक धड़ा तो वो है जो डेडिकेटेड लोग हैं पीटीआई के साथ, सियासी चेहरे हैं जो जिनमें शानदाना गुलजार है, अली अहमद ख़ान है, फैसल जावेद है, शहरियार अफरीदी हैं, असम्बली से बाहर मुराद सईद हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो पार्टी में थे, पार्टी में रहे, पार्टी छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हैं और डेडिकेटेड कमिटेड वर्कर्स हैं जी। ठीक हो गया जी। दूसरा धड़ा जो है वो है वकला के ऊपर मुश्तमिल, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब हैं, जिसमें शुएब शाहीन साहब हैं, जिसमें हामिद खान साहब हैं, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब हैं, जिसमें वो मंजोथा साहब भी दो भाई जो हैं वो हैं। इस तरह का जो धड़ा है वो वकला पे मुश्तमिल है जी। अब असल जो परेशानी है वो ये है कि जो सियासी धड़ा है उसको वो एक्सेस हासिल नहीं है इमरान खान साहब तक जो वकला को है जी, क्योंकि वकला केसेस भी लड़ रहे हैं, लिहाजा मुशावरत के लिए भी जाना होता है, पार्टी के ऑफिस भी उनके पास हैं, उस हवाले से भी जाना होता है। तो ये एक विद इन जिसको कहते हैं एक वॉरफेयर चल रही है, ठीक है जी। अब खान साहब का डिलेमा क्या है? खान साहब को इन दोनों धड़ों को साथ रखना है। अगर वकला को डिच करते हैं तो सारे केसेस वो फ्री लड़ रहे हैं, आपको तो पता है। हाँ जी। अगर वो सियासी लीडरों को इग्नोर करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर छुट्टी, क्योंकि मेजॉरिटी तो सियासी लोगों की है। हाँ जी। तीसरा धड़ा जिसकी तरफ मैंने इशारा किया ये वो लोग हैं छोड़कर जाने जो पार्टी छोड़ के चले गए थे बावजूद। इसकी वजह कल खुद पीटीआई के चेयरमैन साहब ने बयान की, चेयरमैन कह रहा हूँ बानी ने बयान की कि कुछ लोग प्रेशर में आ गए, कुछ लोग मार के डर से चले गए, कुछ लोगों को फाइलें दिखाई उन्होंने, तो वो जो छोड़ के चले गए थे वो वापस आना चाह रहे हैं, जिसकी क़यादत आजकल अनअनाउंस गैर रस्मी क़यादत जो है वो फवाद चौधरी साहब ने संभाली है। ठीक है जी जी। सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं। ठीक है।
देखिए पार्टी जब पहली दफ़ा ब्रेक हुई थी तो तब उसमें दो धड़े बन गए थे। एक अलीम खान और जहांगीर तरीन की क़यादत में आईपीपी बन गया, आईपीपी है ना जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और दूसरा परवेज़ खटक साहब ने जो पार्टी बनाई केपीके में। जी, लेकिन उस हैविंग सेड दैट, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि ये जो इस वक्त की क़यादत है, चाहे वो वकला हैं चाहे वो सियासी लीडर हैं, वो चाहते ही नहीं है कि खान साहब बाहर आएँ, सही, क्योंकि उनकी दाल रोटी जो है वो इस पर है कि खान साहब जेल में रहें और वो बाहर जो है मेला लगाए रखें। देखिए असल सूरत हाल ये है, जब खान साहब जेल से बाहर थे तो दो क्राइटेरियन थे उनके करीब आने के, यानी उनकी जो किचन कैबिनेट कह लीजिए आप या इनर सर्कल जो है जी, उसमें आने के दो क्राइटेरियन थे कि एक तो ये है कि आप परफॉर्म करें, सही, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो तो आप उनके करीब हो जाएंगे, या फिर आप खुशामद में नंबर सबसे ज़्यादा ले लें तब भी आप उनके करीब हो जाते थे। सही, ये मौका नहीं मिल रहा लोगों को क्योंकि भाई साहब जेल में है। हाँ जी, लिहाजा अब इमरान खान साहब का डिलेमा ये है कि वो उन सबको एंगेज रखना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने ये फरमा दिया आज कि मैं जेल से बाहर आऊँगा, मैंने बुला लिया धड़ों को, ठीक है, 4 जुलाई को उन्होंने कहा, यानी कल उनकी मुलाकात है। दो बड़े धड़े जो हैं, तीसरे को छोड़ दें अभी। फवाद चौधरी के बारे में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपने उनको भी बुलाया तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। कल भी जब मुलाकात होगी तो कोई फैसला नहीं होने जा रहा, क्योंकि खान साहब किसी भी एक धड़े को छोड़ने पर आमादा नहीं है, जिसकी वजूहात मैंने आपको बयान कर दी। वो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है जी। और ये मेरे ख्याल से इसलिए भी ज़रूरी है उनके लिए। देखिए मुकदमात जो अदालतों में चल रहे हैं और जिस नौयत के मुकदमात हैं उसके लिए आम वकील कुछ नहीं कर सकता। वो बड़े पाए के वकील जो टॉप रैंकर्स हैं वो आपको चाहिए। लिहाजा आप वकला को नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आपकी पार्टी के दूसरे लोग हैं जो डेडिकेटेड, जब मैंने कहा है, वो भी आप कोई भी नहीं, खान साहब क्या कोई भी मेरा ख्याल से जो लीडर होता वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर एक चौथी दरफुंतनी जो है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है जी, कि कुछ सियासी पंडितों का ये ख्याल है ठीक, कि एक ऐसी पार्टी तश्कील दी जाने की कोशिश की जा रही है जो हो तो पीटीआई, हाँ जी। लेकिन वो हो माइनस इमरान खान। सर, इसकी बाज़गश्त तो पहले भी सुनाई दी थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने इसीलिए तो कहा कि ज़रा चौथे धड़े की भी बात कर लें। कहा जाता है, इल्ज़ाम तराशी ये है कि जी ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जिन लोगों को जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, और इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी बर्दाश्त कर लेगी लेकिन पीटीआई को अंडर इमरान खान बर्दाश्त करने के लिए बुखारी साहब, इसके लिए पहले स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शाह महमूद कुरैशी साहब थे, अब कौन है? देखिए मोहरे तो और कंधे तो बहुत मिल जाते हैं। जब आपको एक पार्टी जिसको इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी उसकी क़यादत के लिए कहा जाएगा तो सभी लपकेंगे उस तरफ। सही, यानी माइनस इमरान खान पार्टी उसी सूरत में बनेगी जब मेजॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाए, यानी या उस पार्टी का जो अलेजिडली कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहती है। तो अब आप ये देखिए कि जब सूरत हाल इतनी गंभीर हो जी, कि एक पार्टी में इतने धड़े भी हैं, पार्टी के ऊपर प्रेशर भी है, वो बानी जो है उसके वो जेल में हैं, उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो है वो भी जेल में है, और बाहर जो है वो आपस में जिस किस्म की यानी लफाजी इस्तेमाल की जा रही है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, जो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी अपने मुखालफिन, पार्टी के अंदर जो मुखालफिन है उनके बारे में, और जो उनके बारे में ज़बान इस्तेमाल की गई दूसरी तरफ से, अगर आप नाम लेना चाह रही हैं कि मैं नाम लूँ उनको, तो आपको याद है जो कुछ उन्होंने हामिद खान साहब के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में कहा था। और अब उसकी एक नई शक्ल जो है वो फवाद चौधरी साहब हामिद खान साहब के बारे में क्या फरमा रहे हैं वो भी आपने सुन लिया है कि जब पार्टी जो है मुश्किलात से दो चार थी तो उस वक्त भाई साहब आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे अपने फार्म हाउस में वक्त गुजार रहे थे। ये मुझे तो खैर ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पीटीआई के जो जेन्युइन लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी जो है वो कायम रहे, जो चाहते हैं कि पार्टी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, उनके लिए सूरत हाल बहुत ही परेशान कुन है। फिलहाल तो इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन बड़ी मुश्किल है। सलीम बुखारी साहब, कौन है ये लोग? मैंने कहा कि धड़ों का बयान तो मैंने कर दिया कि कुछ तासुर पार्टी के अंदर भी ये है कि सियासी लोगों को एक तरफ करके वकला ने पार्टी पे कब्जा कर दिया है। सर, ये पार्टी के अंदर के लोग भी कहते हैं, वही मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं
कि जो मेन स्ट्रीम डेडिकेटेड लोग थे वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, और जो लेटरल एंट्रेंट्स थे या जो लोग मुकदमात लड़ रहे थे वो पार्टी पे काबूज हो गए हैं। एक और सिमत भी इसकी है, वो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये था, ख़ास तौर से फैमिली के लोग जो हैं खान साहब की, अलीमा खान साहिबा जी, वो भी यानी मैं समझता हूँ शायद जेन्युइनली उम्मीदवार होंगी। उनका ख्याल ये था कि पार्टी के अमूर खान साहब के जेल में रहते हुए उन्हें चलाने चाहिए। सही। और इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी रही है, आपको याद होगा। अब तो मुलाकातें ज़रा कम हो गई हैं बहनों की, लेकिन जब ये तसलसल से जारी थी तो उस वक्त आपको पता है कितनी कंट्रोवर्सी जो है वो इसके ऊपर थी। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि खान साहब को अब चाहिए कि वो दो टोक अल्फाज में पार्टी की जो सही तश्कील है या जो सही पार्टी वो समझते हैं पार्टी है, उसकी स्पॉन्सरशिप जो है वो करनी चाहिए, ताकि ये धड़े जो बन रहे हैं उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। वंस खान साहब कहें कि ये लोग हैं मेरे, तो फिर उसके बाद बाकी के सारे जो हैं दैट विल डाई डाउन। लेकिन मैंने जैसा कहा, खान साहब अभी ये नहीं करेंगे, इसलिए उनको सूट नहीं करता। जेल में रहते हुए इन सबको एंगेज रखेंगे, जैसे कि वो कल दो धड़ों से मिल रहे हैं, और मैं ये रूल आउट नहीं कर रहा कि फवाद चौधरी साहब भी बिलाखिर उनसे जा मिले। अच्छा, फवाद साहब बात कर रहे हैं आइटम सॉन्ग की और मूवीज़ की, तो अपने टाइम पे आइटम सॉन्ग बनाए नहीं? कितने तो बनाए। देखिए, गुजारिश ये है कि उस वक्त तो वो जाके छुप के बैठ गए थे, आपको याद है, IPP के इजलास में जी, ऐसे, और मुंह के ऊपर हाथ रख के। तो लेकिन अब वो अचानक जो है वो उन्होंने ओनरशिप ले लिया PTI की। वो गुफ्तगू ऐसे कर रहे हैं जैसे उनके पास बाज़ाब्ता ये कोई रोल आ गया है कि वो पार्टी की तर्जुमानी करें। मेरा ख्याल ये है कि वो जो एक स्ट्रेंथ थी कि PTI जो है तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तमाम तर उसके बावजूद अभी तक किसी न किसी सूरत में मौजूद थी, इसके मज़ीद हिस्से बखरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे खान साहब इसको रोकेंगे, कैसे इसके ऊपर काबू पाएंगे, दिस इज़ एनीबॉडीज़ गेस। इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियां परवेज़ इलाही साहब ने ऐसे ही काट ली कि अगर उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे तो? देखिए, मैंने कहा कि जो खुली डुली बात है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब को कभी भी PTI के अंदर पजीराई नहीं मिली। फवाद साहब खुद उनके बहुत बड़े नाकिद रहे हैं। ठीक है, उनकी आपस में जितनी बयानबाजी हुई थी और जितनी खौफनाक बयानबाजी हुई थी वो मेरे ख्याल है लोगों के जहनों में अभी मौजूद है। तो सूरत हाल ये है कि मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखेंगे पार्टी के अंदर, और बयानात का सिलसिला भी और बढ़ेगा। जैसा मैंने कहा, ये भी शायद एक तरह से खान साहब की लीडरशिप का टेस्ट है कि वो पार्टी के अंदर ये इतने धड़े जो हैं इनको कैसे एक पेज पे लेके आते हैं। मुझे ये जल्दी होता दिखाई नहीं देता। सलीम बुखारी साहब, आपको तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जो अंदर से लोग हैं लाइक हसन रऊफ, ये लोग जो तनकीद कर रहे हैं, ये चीज़ कहाँ तक जा सकती है? आपसी रंजिश, हसन रऊफ के बारे में फवाद चौधरी साहब ने क्या फरमाया वो आपने सुना नहीं है शायद। सर रिपीट आप उसमें चाहती हैं कि मैं दोहरा दूँ? जी। वो कहते हैं जी कि हसन रऊफ साहब पहले फरमा रहे हैं कि कोर कमेटी ने ऐलान किया था कि फवाद चौधरी समेत जो भी पार्टी क़यादत पर तनकीद करता है उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। जी। फैसला हो चुका कि पार्टी छोड़ के जाने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि ये पार्टी कर क्या रही है। अभी कल ही तो हमने लोगों को बताया था कि जी खान साहब ने यह फरमाया है कि एक 7 रुकनी कमेटी बन रही है जी, जिसके 5 नाम भी आपने 6 ले लिए जल्दी से। तो अगर इनका फैसला हो चुका है कि नहीं लेना, तो फिर कमेटी काहे के लिए बनाई है? इतनी वल्नरेबल है पार्टी इस वक्त कि चेयरमैन कुछ कह रहा है, स्पोक्स पर्सन कुछ कह रहा है, वकला कुछ कह रहे हैं, सियासी लोग कुछ कह रहे हैं। अल्लाह खैर करे PTI की। ठीक है सलीम बुखारी साहब, और अभी आगे हमने इसके ऊपर भी बात करनी है कि जो बजट के ऊपर तनकीद सामने आ रही है उस पर चलेंगे, लेकिन ये जो सूरत हाल है इस पर मजीद तफसील हमारे पास कल तक आ जाएगी जब ये मुलाकात हो जाएगी दो धड़ों के साथ। नए माली साल का बजट जब सामने आया तो उसके बाद हर जगह से हड़ताल की आवाज़ सुनाई देने लगी है। अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पर भी एहतजाज का कहा जा रहा है, यहाँ तक कि फेडरल में भी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है और गरीब आदमी की सलीम बुखारी साहब ऐसी की तैसी हो गई है। सूरत हाल किस तरफ जाती देख रहे हैं? ये बहुत लाइटर एक्सप्रेशन आपने इस्तेमाल किया, ऐसी की तैसी तबाही कहें मुकम्मल तौर पर हो गई है, कोई दो इसके बारे में राय नहीं है। हम उसके ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बजट की नौइयत, उसकी हैयत और उसके वजह तस्मिया के ऊपर गौर कर लेना बहुत ज़रूरी है। जी, आपको याद है 2022 में जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हुई थी और उसके बाद PDM की हुकूमत बनी थी, तो उस वक्त एक सानहा हो चुका था वो ये कि IMF के साथ जो मुआहदा किया था PTI ने,
वो उससे मुकर गई थी और आईएमएफ हमसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं था। याद है ना आपको? याद है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने है जो उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, जो उनका काम है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत अनथक मेहनत की उन्होंने आईएमएफ के साथ डील दोबारा कराने के लिए। लेकिन वो लंदन की कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरीके से उन्हें उनको बरतरफ किया गया, उनकी तस्हीक की गई और उन्हें कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया लंदन में। उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो इसहाक डार साहब थे उन्होंने अनाने वजारत ख़जाना संभाली, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी आईएमएफ से हमारी दाल नहीं गली जी। बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त, उनको आईएमएफ के जो एमडी हैं या जो सरबराह कह लीजिए, उनसे मुलाकात में फिर मामला जात को कोई शक्ल यानी दी गई और यूं वो स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, जिसके नतीजे में हमें 1 अरब कुछ की वो जो किस्त रहती थी बाकी वो भी मिल गई। ठीक है, न सिर्फ ये हुआ बल्कि एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया गया, एक ऐसी ए न्यू पाथ वाज डिस्कवर्ड जिसके तहत अब हम एक मिड टर्म लोन के लिए उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं और तवक्को है कि ये जल्द हो जाएगी। देखिए, एक तो इंतखाबात के बाद हुकूमत बनी तो माशी तबाहली तो सबके सामने थी जी। हमने आईएमएफ की इतनी शदीद किस्म की सख्त गिर शराइत जो है उनके ऊपर नोट कर दिया है कि आप इस बजट को अगर ये कहें कि ये आईएमएफ का बजट है तो ये कोई गलत नहीं होगा। सर आप क्या, ये तो एतराफ़ है। इसलिए ये एतराफ़ हुकूमत ने खुद किया है जी। हुकूमत ने ये बजट आईएमएफ की तजावीज़ और उसकी शराइत की रोशनी में बनाया है। ये वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। ठीक हो गया। तो एक तो अगर आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ पर बनेगा, आईएमएफ की डायरेक्शन पर बनेगा बजट, तो उसे आप अवाम दोस्त तो किसी सूरत समझे ही ना, क्योंकि उस बजट के नतीजे में जो 2 चीज़ें हुई हैं वो बहुत खौफनाक भी हैं और हैरानकुन भी हैं। एक तो ये कि आपने इशराफिया को तो सिरे से छोड़ दिया है, उनको तो आपने हाथ ही नहीं लगाया है, लेकिन आपने तनख्वाहदार तबके और कारोबारी जो अदारे हैं उनकी तो ऐसी की तैसी फेर दी है। ठीक, सारी कसर आपने वहाँ निकाल ली है। यानी वो जो लोग रवायती तौर पर एग्जाम्प्ट होते हैं किसी भी नई टैक्सेशन में, वो आज भी एग्जाम्प्टेड है। एग्जैक्टली। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, आप समझ रही हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको तफसील में लेकर जाऊंगी। बुखारी साहब आप ये देखें, मैं आज भी रोड से आ रही हूँ, वहाँ पर लोगों की राय ली है बजट के ऊपर और उनको तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल की फीस हमारे बिजली के बिल खा जाते हैं, तो उस पर हम आईएमएफ का क्या करें, इन लोगों का क्या करना है और उनका क्या करना है जिनको एग्जेम्पशन दी गई। मैंने मामूली सा इशारा करने की कोशिश की थी, आपने मुझे घसीट के इसकी तफसीलात बयान करने पर मजबूर कर दिया। यकीनी तौर पर जो ताकतवर तबका है, चाहे वो इशराफिया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो इसमें कौन है जिसका नाम नहीं आता है, चाहे वो हमारे इंसाफ के इदारे हैं, चाहे वो हमारी पार्लियामान है, चाहे वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो थोड़े से ऐवान में बैठे हुए लोग भी हो गए, जहाँ बहुत थोड़े से नहीं बहुत सारे। ठीक है, देखें ना, एक तरफ लाले पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम 70 अरब रुपया रख रहे हैं एमएनएज और एमपीएस को देने के लिए कि जनाब अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट के काम कराएं। तो ये जो डुअलिटी कह लीजिए, जो इसको आप डुअलिटी कह लीजिए या इसको आप जो भी नाम आप इसको दे लें। अब एक बात और परेशान कुन मुझे जो दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर तो हुकूमत ने मुख्तलिफ ग्रुप्स के प्रेशर में आके अपने फैसले बदलने हैं, तो इसका मतलब यह है कि तरगीब दी जा रही है हुकूमत की सरपरस्ती में लोगों को कि आप सड़कों पे आएँ, एहतजाज करें, अपनी बात मनवाएं, घर जाएं। अब पेट्रोलियम वालों की बात कर रहे हैं। आ रहा हूँ मैं उसी तरफ, बिल्कुल आप सही सिमत में लेके गए हैं। लेकिन उससे पहले कि हम पेट्रोलियम की बात करें, थोड़ा सा मेरे ख्याल से कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, कराची में टीचर्स के साथ, असल अगर आप देखें मुस्तकिल होने का मतलब क्या है, उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, उनके अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ जाएगी। तो बात वहाँ भी एक रंग या दूसरे रंग में महंगाई की ही है। हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए आप पेट्रोलियम की तरफ। सर, पेट्रोलियम की बात जरा थोड़ी सी तफसील से करनी पड़ेगी जी। एहतजाज काहे पर, स्ट्राइक वो काहे पर करने जा रहे हैं? वो ये है कि हुकूमत ने कहा है कि जो आपका होशरबा इजाफा हो चुका है आपके प्रॉफिट में पर लीटर, उसमें से आप 0.5% हमें दे दें। अच्छा, अब ये 0.5% समझ नहीं आएगा लोगों को जब तक हम तफसील बयान नहीं करेंगे। तफसील ये है कि पेट्रोल डीलर का मुनाफा 2018 से 2023 के दौरान 189% बढ़ चुका है। अच्छा,
मुनाफा आप उसकी मुनाफा सर टैक्सेस की भी बात करेंगे आ रहा हूँ फी लीटर पे। सुनते जाइए। जब पीटीआई इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त उनका मुनाफा जो था वो 2 रुपये 64 पैसे फी लीटर था। 1 अप्रैल 2021 को इस मुनाफे में पीटीआई ने 5.7% इजाफा कर दिया और ये मुनाफा 2 रुपये 97 पैसे हो गया फी अच्छा, लीटर। सही, ठीक हो गया। कुछ ही देर के बाद ये शरह फिर 24% बढ़ा दी गई और ये मुनाफा हो गया 3 रुपये 68 पैसे ठीक है। फी लीटर। अगर आप पिछले 5 सालों में देखें तो इस मुनाफा में कई गुना इजाफा हुआ और इसका एस्टिमेट ये है कि ये 127% बढ़े और फी लीटर 2 रुपये 64 से ये मुनाफा हो गया 6 रुपये फी लीटर। अच्छा। तवज्जो करते जाएं आप। जी जी। पीडीएम की हुकूमत के अंदर भी 2 इजाफे हुए हैं, 2 दफ़ा ये रिवाइज हुआ है और आखिरी दफ़ा जब ये हुआ था ये 3 रुपये 68 पैसे से 7 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गया था। ठीक है, होश रुबा इजाफा, यानी 2 रुपये 64 पैसे से 7 रुपये 64 पैसे बढ़ा के 5 रुपये पर लीटर इजाफा आपका बढ़ गया। गवर्नमेंट कह रही है इसमें से हमें 0.5% दे दें और इसके ऊपर वो जा रहे हैं हड़ताल पे। अगर इस हड़ताल के नतीजे में ये फैसला वापस हुआ तो जिस जिस शोबे में टैक्सेशन हुई है उसके लोग बाहर आएंगे। एक रवाज डाल रहे हैं आप कि हम फैसले करें, आप उसके ऊपर रद्द अमल के तौर के ऊपर एहतजाज करें, हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़ें, हम वो फैसला वापस ले लेंगे। सर इस पर नजरसानी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये जो 70 रुपए से जायद का फी लीटर पर टैक्स जा रहा है इस पर भी रिलीफ देने की ज़रूरत है और क्योंकि पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 पर जा रही है तो इसका मतलब हुआ कि कमी कहीं नहीं आने वाली, इजाफा होने वाला। देखिए एक तो अच्छी बात यह है, वो कहते हैं ना अच्छी बात की भी तारीफ कर देनी चाहिए, वो ये कि एकदम 20 रुपये नहीं बढ़ाए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी तकरीर में भी कहा था कि हम बतदरीज बढ़ाएंगे, लेकिन जो आपने कहा है वो बात ठीक है कि इम्पैक्ट तो उसका आएगा ना। भुगतना और देना तो मैंने और आपने है ना। Exactly. जो सैलरीड क्लास है भुगतेगी तो वो, हाँ जी, वो जो ऊपर वाली क्लास है उसको तो कोई कुछ ज़ोफ पहुंचा ही नहीं है, इसलिए उनकी तो ऐश ही ऐश है। अब आ जाए जनाब, IMF को कर्ज करने से पहले कर्ज करने से पहले थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए जी। आपने 1 पैसे की कमी अपने नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में नहीं की है। यानी आपके जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के जो सोर्सेज हैं वो तो ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि टैक्स नेट में लाने की अभी तो ख्वाहिश है ना, अभी शुरू तो नहीं हुआ ना। हम देखें सर 2-3 माह पहले शुरू किया ना। करेक्ट, हम देखेंगे ये किस हद तक कामयाब होता है। क्या आप अपने अहदाफ जो हैं जो आपने मुकर्रर किए हैं बजट में वो पूरे कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल सेड एंड डन इस बजट के ऊपर मुख्तलिफ जो शोबे हाय ज़िंदगी हैं उनकी तरफ से रद्द अमल आ भी रहा है, मज़ीद आएगा भी। हुकूमत वापस कोई एक टैक्स लगाया हुआ वापस लेने पर आमादा नहीं है। अगर आप पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें अपने वज़ीर ख़ज़ाना की, या उसके बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और की हैं उन्होंने, वो तो अपने किए पर डटे हुए हैं कि जनाब इसमें किसी किस्म की रियायत का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कुछ कट मोशंस ऐसी थी जो नेशनल असम्बली में डिबेट के दौरान उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बराह रास्त आम आदमी के ऊपर आने वाला नहीं है। अब मैं 2 हवाले और दे दूँ, वो ये कि जब पहला और दूसरा बजट पेश किया था तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन के बाद, तो फिरदौस आशिक अवान उससे स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने कहा था अवाम की चीखें निकलेंगी अभी बजट के बाद। फिर दूसरा बजट पेश किया तो वो चीखें जो है वो सिस्कियों में बदल गई। अब तो मेरे ख्याल से इतनी भी जान नहीं रही कि सिस्कियाँ ली जा सकें। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि हुकूमत ने अगर रेडिकली इस बजट को रिवाइज़ ना किया तो इनकी खैर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वही रिस्पांस जो हमें सड़कों पर भी नजर आ, धमकियां भी दी जा रही हैं, वो तबाकुन और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ हो सकता है। तो अभी एक ब्रेक पर चलते हैं नाज़रीन, जिसके बाद वापस आएंगे और गज़ा में अमरीकी पॉलिसी पर जो डुअल फेस अपनाया गया अमरीका की तरफ से, उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं और ये इंकशाफात बाइडन इंतज़ामिया से मुस्ताफ़ी होने वाले ओहदेदारान कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि गज़ा के अंदर अमरीका की पॉलिसी डुअल है या डुअल रही है। सलीम बुखारी साहब, इसकी मज़ीद वजाहत मैं आपसे चाहूँगी कि अब क्या हो रहा है कि बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं। मतलब ये लोग ये बातें पहले भी कर सकते थे, इस्तीफ़ा देने से पहले भी अपनी बात को मनवा सकते थे। आप ही ये कहते थे कि ये बेहतर नहीं होता कि आप कहीं से रिज़ाइन करके आगे ऑफर्स रखें, आप अंदर रहते हुए ज़्यादा बाइख्तियार और एक
सजेशंस दे सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये जंग का आगाज़ हुआ था तो ख्याल ये था कि मुसलमान ममालिक जो हैं इर्द गिर्द के ख़ास तौर से और जनरली अदरवाइज़ वो इतना प्रेशर बिल्डअप करेंगे कि अमेरिका जो है वो भी इसराइल को थोड़ा सा काबू में रखने के लिए काम आएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तो मुस्लिम क़यादत जो है उस वक्त खामोश रही जब ये जंग का आगाज़ हुआ, और जब ये जंग अपने अरूज पर पहुंची उस वक्त तक भी सवाए लिप सर्विस के किसी ने कुछ नहीं कहा था। पूरी दुनिया तनकीद कर रही थी, जितने भी ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं वो तनकीद कर रहे थे। यूनाइटेड नेशन के अंदर 2 दफ़ा बड़ी रेजोल्यूशन पास हुई जनरल असम्बली के अंदर, 5 दफ़ा करारदाद लाई गई सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो कर दी गई। अल्टीमेटली जो करारदाद अमेरिका की पास हुई उसके ऊपर ख़ुद अमेरिकन अमल दरामद कराने में कामयाब नहीं हो सका। ये और ज़्यादा बड़ा सीरियस रिफ्लेक्शन है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल की रिट भी हो, मैंडेट भी हो, तब भी आप इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन वो लोग जो उस पॉलिसी का हिस्सा रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ इंसानियत सोज मजालम अपनी आखिरी मंजिल को भी क्रॉस कर गए हैं, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे के पहला खफगी का इजहार कह लीजिए, पहला एहतजाज का इजहार कह लीजिए किया। ठीक है। उनका ख्याल ये था कि इन रेजिग्नेशन से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा सा जोल्ट आएगा। सही। लेकिन उन्होंने नोट किया कि तो बिल्कुल बेहिस है। उसी तरह से डिप्लोमेटिक कवर दिया जा रहा है, उसी तरह से मुल्क हथियारों की फराहमी जो है वो तसलसल से जारी है। तब उन्होंने बोलना शुरू किया। सही। यानी मैं समझता हूँ कि अमेरिका के उन सीनियर एहलकारों का जिन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे रिज़ाइन किया था, ये मुश्तरका बयान इज़ एन आई ओपनर नॉट ओनली फॉर अमेरिका, होल ऑफ यूरोप एंड ऑल दोज कंट्रीज हु सपोर्ट इजराइल फॉर दिस स्टेट टेररिज्म, फॉर दिस जेनोसाइड। उन सब की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। बुखारी साहब, इन्होंने भी ये देखा होगा कि अमेरिका अगर ये कह रहा है कि करारदाद पेश की है, जंग बंदी की जाए, तो ये तो खाली एक ढोंग है। देखिए, ये जो लिप सर्विस मैंने जो कहा ना मुसलमानों ने की है, उसी तरह की लिप सर्विस यूरोप और अमेरिका ने भी की है। लेकिन इनकी हमारी ड्यूटी थी, फ़र्ज़ था हम पर कि हम फ़लस्तीनियों की मदद करते, उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन थी, फ़र्क है। लिहाजा वहाँ आपने देखा कि रायामा जो है किस तेज़ बर्क रफ्तारी के साथ चेंज हुई। मुसलमानों की अमेरिका के, बरतानिया के, यूरोप की तमाम यूनिवर्सिटियों में प्रोटेस्ट हुए, लोग सड़कों के ऊपर उबल पड़े, मिलियन मार्चेस हुए। गो बियॉन्ड दैट कि जो ज्यूज बस रहे थे अमेरिका के अंदर, उनके भी जुलूस आपने देखा कितने कितने लंबे हुए। उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट के सामने, उन्होंने वाइट हाउस के सामने मुजाहरे किए। इसके बावजूद भी कान पर जूं नहीं रेंगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की। और जैसा कि खुद वो कह रहे हैं, अब हम नहीं कह रहे, हम तो कह सकते हैं ना कि बुग़्ज़ में कहते थे अमेरिका के, क्योंकि हम ऑल सेड एंड डन वी आर बॉर्न टू बी अगेंस्ट द अमेरिकन एम्पीरियलिज्म, ठीक है जी। लेकिन जब उनके अपने लोग कह रहे हैं तो इट कैरीज वेट। इसको इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये पहली दफ़ा एक प्रेशर विद इन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है, जिसके असरात हम यकीनी तौर पे देखेंगे। आप देखिए ना, अब बात हो रही है ना कि शायद मुस्तकिल जंगबंदी हो जाए। नेतन्याहू सब कह रहे हैं हमने अपने हज़फ ऑलमोस्ट हासिल कर लिए हैं, हमास ख़त्म हो चुका है, जो कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो ये फरार के रास्ते हैं, बैक ऑफ करना चाहते ये हैं। बैक ऑफ करना पड़ेगा, प्रेशर बहुत इसलिए है। कि वो नहीं वो कुछ कर सके जो उनको करने के लिए जो करने के लिए उन्होंने जंग छेड़ी थी। बुखारी ए, साहब, हमास ख़त्म नहीं हुई, बी, यरगमाली वापस नहीं हुए, रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि उनको भी अब इस बात का तो इदराक हो रहा है, नेतन्याहू साहब को भी, कि हमारी बस हो गई है, हम जो बदतरीन जंग इम्पोज कर सकते थे वो करके हमने देख लिया है। हमास इज स्टिल देयर, यरगमालीज आर स्टिल देयर, दीज आर ग्राउंड रियलिटीज। बुखारी साहब, अब तो वो भी बोल रहे हैं जो पहले कभी नहीं बोले थे। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा है, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है, मैं भी ग्रीन लाइन लगा के बैठा हूँ। सऊदी अरब अगेन, देखिए सिर्फ बयानात से कुछ नहीं होगा, बयानात से कुछ नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है जब एक दफ़ा पहले गज़ा की पट्टी का मुहासरा किया था तो मुस्लिम ममालिक से फोटीलाज गए थे एड लेके, याद है आपको जी। तो कहने का मतलब ये है कि खाली लिप सर्विस से कुछ होने वाला नहीं है। नेतन्याहू साहब जो हैं उनकी काया उसी वक्त पलटेगी जब उनका आका मौला अमेरिका जो है अल्टीमेटली उनके ऊपर से हाथ उठा लेगा। ठीक है, और ये उसको करना पड़ेगा अमेरिका को, जल्द या बदेर।
ठीक है सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। नाजरीन आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल दोबारा मुलाकात होंगे नए टॉपिक्स के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।